नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। परीक्षा की तैयारी के लिए इस वीडियो में साइंस और मैथ से कुल 45 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा मैथ से 10-10 प्रश्नों को लिया गया है, जो बहुत आसान और परीक्षा के लिए संभावित है। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो में 50-50 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार देखा जाए तो लगभग 200 प्रश्न पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक उपलब्ध कराया गया है। आपसे प्रार्थना है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और वीडियो लाइक तो ज़रूर करेंगे। आपके लाइक से हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप अपना सुझाव भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे, क्या क्या संशोधन और किस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दूरी एक अदिश राशि है तो विस्थापन कौन सी राशि है। यानी कि दूरी अदिश राशि है तो विस्थापन कौन सी राशि है। ऑप्शन दिया हुआ है सदिश, अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सदिश और अदिश से भी प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से हमने सोचा कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और आसान भी है। इसका सिर्फ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं तो पुनः याददाश्त ताज़ा हो जाएगा और परीक्षा के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है विस्थापन बल, भार, वेग, त्वरण कौन सी राशि है। तो ऑप्शन है सदिश, अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन, बल, भार, वेग और त्वरण यह सदिश राशि होती है। ध्यान रखिएगा, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से तैयारी को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग विस्थापन ले चुके हैं, बल ले चुके हैं, भार, वेग, त्वरण। तो इस प्रकार से देख लें कि यदि एक ही विस्थापन सिर्फ दिया हुआ रहे तो कौन सी राशि है, सदिश कहेंगे। या तो फिर बल दिया हुआ रहे तो सदिश राशि होगी, वेग दिया हुआ रहे और सिर्फ इसी के बारे में पूछे कौन सी राशि है तो सदिश कहेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे विस्थापन, बल, भार, वेग, त्वरण लेकर के यहाँ पे क्लियर किए कि यदि यह आ जाए तो यह सदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है घनत्व, आयतन, चाल। यानी घनत्व हो गया, आयतन, चाल, समय, दूरी कौन सी राशि है। तो यह ऑप्शन है अदिश राशि, सदिश राशि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो घनत्व, आयतन, चाल, समय, दूरी यह अदिश राशि होती है और इसका राइट ऑप्शन आपका ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। वेग का एसआई मात्रक है। यानी वेग का एसआई मात्रक पूछा गया है। एसआई यूनिट तो मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसको प्रति पढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकंड है। तो ऑप्शन बी सही है। 5वां नंबर प्रश्न कार्य और ऊर्जा का 5वां नंबर प्रश्न है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि वर्क और एनर्जी का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों का एसआई मात्रक समान होता है। ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे न्यूटन, जूल, मीटर प्रति सेकंड, ओम। तो कार्य का एसआई मात्रक हम लोग जान रहे हैं जूल होता है। इसी प्रकार ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर भौतिकी के पिता, यानी कि भौतिकी के पिता के रूप से जाना जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है गैलीलियो, सर आइजक न्यूटन, मेंडलीफ, हरगोविंद खुराना। तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है, यानी कि इसका फुल नाम हो गया सर आइजक न्यूटन। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिवीजन सभी का करेंगे। तो न्यूटन के गति के
कितने नियम है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो स्पष्ट है न्यूटन के गति के 4 नियम है। इस वजह से इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के गति के कितने नियम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और फेमस प्रश्न भी है, यानी प्रसिद्ध प्रश्न भी है, इसे आप जानते भी होंगे। ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे 1, 2, 3, 4। तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, गैलीलियो का जड़त्व नियम किसे कहा जाता है? गैलीलियो का जड़त्व नियम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सी है न्यूटन का तृतीय गति नियम और डी है उपर्युक्त सभी। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, जड़त्व के कितने प्रकार हैं? जड़त्व के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जड़त्व के 2 प्रकार हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, न्यूटन के किस गति नियम से, यहाँ पे इसको बल पढ़िएगा, मिसिंग हुआ है लिखने में, टाइप मिसिंग, बल की परिभाषा मिलती है या प्राप्त होती है? तो प्रथम गति नियम से, द्वितीय गति नियम से, तृतीय गति नियम से, इनमें से सभी। तो न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो यह आपका ऑप्शन बी सही है, यानी द्वितीय गति नियम से हमें फोर्स का डिफिनेशन प्राप्त होता है। उसके बाद 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड था। अब यहाँ से रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पुनः 10 प्रश्न यहाँ भी अध्ययन करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 11 नंबर प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लेवोजियर, आर्किमिडीज, मेंडलीफ, इनमें से कोई नहीं। तो रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इसे आपको ढूंढना है और इसकी जानकारी कमेंट के माध्यम से पुनः, जैसा हम लोग पिछले सभी वीडियो में किए थे, 1-2 प्रश्न छोड़ रहा था, तो इसी प्रकार यहाँ भी 11 नंबर प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कमेंट के माध्यम से लोगों की जानकारी देंगे कि रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है, लेवोजियर, आर्किमिडीज, मेंडलीफ, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? बहुत आसान है, ठोस, द्रव, गैस, उपर्युक्त सभी। तो पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, इसलिए आपका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यौगिक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सिर्फ रिवीजन करने की हमें आवश्यकता है, यानी कंपाउंड है, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बारूद। तो जल देखिए, जल का यदि आप सूत्र लिखेंगे H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में मिला हुआ है, तो यह जल बना है। तो यौगिक के रूप में जल ही है। और हाइड्रोजन देखेंगे तो यह एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, और बारूद तो यह मिक्सचर के रूप में होता है, यानी मिश्रण के रूप में होता है। तो यहाँ पे यौगिक पूछा गया, कंपाउंड पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन आपका ए सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के पिघलने पर उसके आयतन में क्या होती है? तो इसकी 2 स्थितियां होती है, कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है। तो ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे, कमी, वृद्धि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में सी है, तो आंसर आपका सी है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर में, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग देखें कि निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। अब प्रोटॉन की बारी है, तो प्रोटॉन पे हम लोग समझ रहे हैं कि प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पे उदासीन रहता है।
तो धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन इनमें से कोई नहीं। स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे पिछले प्रश्न में ही। तो न्यूट्रॉन पर, यानी कि न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन इनमें से कोई नहीं। तो यह उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? खोजकर्ता कौन है? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन। तो इसका खोजकर्ता जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, डाल्टन। तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा किया गया। और गोल्डस्टीन की बात करें तो यह प्रोटॉन का खोज किया था। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यानी परमाणु के नाभिक में इस प्रकार से जो रचना करेंगे, इस प्रकार परमाणु का नाभिक, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, लेकिन बीच में जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी प्लस सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से अब जीव विज्ञान प्रारंभ होगा, यानी कि बायोलॉजी। तो पहला प्रश्न 21 का इस प्रकार से है, जीव विज्ञान का जनक है, यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, मेंडल, रदरफोर्ड, लामार्क। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन देखिए, कुत्ता, मेढक, बिल्ली, मनुष्य। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 23 नंबर, विषाणु की खोज किसने किया? ऑप्शन है इवानोवस्की, वावडेन, रीड, इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु की खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 24 नंबर में, मोजेक रोग होता है, यानी कि मोजेक रोग किस में होता है? आलू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में, केला की पत्तियों में, सलजम की पत्तियों में। यह भी क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका भी कमेंट के माध्यम से जानकारी लोगों तक पहुँचाने का आप लोग प्रयास करेंगे। 25 नंबर प्रश्न, एड्स का रोग है, यानी कि एड्स एक रोग है, ध्यान से इसको पढ़ा जाए। एड्स एक रोग है, विषाणु, जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, यानी कि एड्स एक कैसा रोग है? विषाणुजन्य, जीवाणुजन्य, कवकजन्य या तो फिर बैक्टीरियाजन्य। तो एड्स विश्व का एक खतरनाक रोग के रूप में जाना जाता है और यह विषाणुजन्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा। यानी विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग ज़्यादा खतरनाक होता है बनिस्पत जीवाणु, कवक या बैक्टीरिया से जो फैलता है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम की बात कही जा रही है। तो 45, 46, 47, 48 स्पष्ट है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 23 जोड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न है, कबूतर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 80, 90, 64, 44। तो कबूतर में आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। छोटी सी पक्षी है लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या काफ़ी अधिक होती है। उसके बाद 29 नंबर, मच्छर में गुणसूत्र पाए जाते हैं 6, 8, 10, 0। इसे भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसे आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी देनी है। अगला प्रश्न में चलते हैं, 30 नंबर, सेक्स क्रोमोसोम भाग लेता है लिंग निर्धारण में, पोषण की क्रिया में, और 2 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है शोषण की क्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात कही जाए तो यह लिंग निर्धारण में भाग लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद हम लोग यहाँ से गणित प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि उधर 10-10 प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ से गणित प्रारंभ होगा।
31 नंबर प्रश्न है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कौन सी संख्या है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट है। यह कहा गया है कि कौन सी संख्या है। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार से हम लोग समझें। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या। तो यह पूर्ण संख्या होती है क्योंकि 0 से प्रारंभ हो रही है, और 0 को यदि हटा दिया जाए तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रहे तो वह प्राकृत संख्या हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। यह एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़। यहाँ पे क्या होगा, अभाज्य, शेषफल, गुणनफल या इनमें से कोई नहीं। तो यह सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे शेषफल लिखना है। अगला प्रश्न है, यानी कि इसका ऑप्शन समझ लें कि बी राइट ऑप्शन है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, दशमलव प्रसार होता है, यानी कि दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शांत और अशांत दोनों प्रकार का होता है दशमलव प्रसार। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, यानी द्विघात x² माइनस 2x प्लस 4, या द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण भी इसी को कहेंगे। तो द्विघात बहुपद में जब 2 घात हो गया तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, द्विघात बहुपद है x², इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे x² प्लस 2x माइनस 6। उसके बाद है x प्लस 2x प्लस 6 x³ यानी x³ है, यह 2x प्लस 6, तो द्विघात बहुपद है तो स्क्वायर वाला ही होगा, x² प्लस 2x माइनस 6। तो ऑप्शन आपका ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर, b² माइनस 4ac को कहा जाता है। इस प्रकार से लिखा हुआ है b² माइनस 4ac। तो यह विवेचक, विविक्तकर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो b² माइनस 4ac को विवेचक और विविक्तकर दोनों नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा होता है। समकोण त्रिभुज आप इसकी रचना करेंगे तो यहाँ का कोण हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती है। आप समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ए बी सी समबाहु, यानी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार से चूज करना है, 2 भुजाएं बराबर, कोई भी भुजा बराबर नहीं, तीनों भुजाएं बराबर, उपर्युक्त सभी। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, यानी त्रिभुज जब बनाएंगे तो यह कोण, ए कोण, बी कोण और सी कोण, तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। स्पष्ट है, हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, वृत्तार्ध कोण होता है। वृत्तार्ध कोण होता है तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समपूरक कोण। तो वृत्त अर्धवृत्त का कोण इस प्रकार से बनाएंगे। ऐसे यदि बना तो यहाँ का कोण 90 डिग्री होगा। यह प्रमेय यानी कि थ्योरम पर डिपेंड करता है, इसे याद रखेंगे। अर्धवृत्त का बना कोण हमेशा समकोण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 400 डिग्री, 320 डिग्री। आप चतुर्भुज का निर्माण ऐसे करेंगे तो यह कोण, यह कोण, यह कोण और यह कोण, चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी कि यह सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 41 नंबर, कर्ण स्क्वायर, इसे कर्ण स्क्वायर पढ़ेंगे, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्रमेय है। यानी किसका यह प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इनमें से कोई नहीं। तो यह पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाता है।
यानी कि कर्ण स्क्वायर, यह भाग हो गया कर्ण आपका, यह हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस के द्वारा इसे दिया गया था। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, माध्य माध्यिका और बहुलक संबंधित है। ऑप्शन है क्षेत्रमिति से, इसके बाद अगला ऑप्शन है बी नंबर बीजगणित से, उसके बाद सांख्यिकी से, प्रायिकता से। तो माध्य माध्यिका बहुलक या सांख्यिकी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही है आपका। अगला प्रश्न है, संभव घटना की प्रायिकता होती है। यह प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता से प्रश्न है। तो संभव घटना की प्रायिकता होती है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, 0 के बराबर। तो यह 1 के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, भुज और कोटि संबंधित है। भुज कोटि का निर्माण इस तरह से आलेख में करेंगे। तो इसी में होता है भुज और कोटि, एक्स डैश हो गया, ये वाई और यहाँ पे वाई डैश रहता है। तो स्पष्ट है कि यह आलेख से रिलेटेड है। इसके बाद अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, वास्तविक संख्या है 2√5 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा बताती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कही जाती है। तो 2 यहाँ पे परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का समूह हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 45 प्रश्नों का अध्ययन किए, जो कि साइंस और मैथ से रिलेटेड था। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पुनः अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग विषय से, इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है उसी का सिर्फ सिलेक्शन होगा, उसी का इसमें संग्रह किया जाएगा और हम लोग पुनः आगे के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।